अध्याय 6 में क्या है? समरूप त्रिभुज। और इस समरूप त्रिभुज का पहले ही नंबर का ये क्या कहलाता है? प्रमेय कहलाता है। इसमें 4 से 5 प्रमेय हैं और ये 4 से 5 प्रमेय यदि आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया और यदि आप ये सॉल्व करते बनने लगा तो निश्चित है कि आप यहाँ से इस अध्याय से नंबर उठा रहे हैं। क्लियर? आपको नंबर मिल रहे हैं। जिसमें इस समरूप त्रिभुज में पहला प्रमेय है जिसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पहला ये जो प्रमेय है इसको किस प्रमेय के नाम से जाना जाता है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। और थेल्स प्रमेय कहने का मतलब ये है कि यूनान के एक महान गणितज्ञ हुए, ठीक है ना, और उस गणितज्ञ ने क्या किया था? समरूप त्रिभुजों की समरूपता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रमेय दिया था, एक प्रमेय बनाया था, जिसको उन्हीं के सम्मान में किस प्रमेय के नाम से जाना जाता है? थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। उसने क्या किया था? त्रिभुजों को आधार लिया था और त्रिभुज को आधार लेकर के उनमें अनुपातिकता, ठीक है ना, कोण कोण समरूपता है या भुजा भुजा समरूपता है, इन समरूपताओं को उन्होंने सिद्ध किया था। इस कारण से चूंकि त्रिभुज को उन्होंने क्या लिया था? आधार लिया था। इस कारण से इस थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। जिसका कथन क्या है कि किसी त्रिभुज में सबसे पहले क्या होता है कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसका कथन देखा जाता है। या कथन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कथन लिखने के लिए आ जाता है हमारे पास। तो एग्जाम में यदि कथन लिखने के लिए आ जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है लिखने के लिए कथन कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, या इसी को बोला जा सकता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये कथन भी हमसे बनना चाहिए कि क्या कथन है, ठीक है। तो क्या कथन है कि इस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की जिन 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है ना। ये हमारा ये क्या है? कथन है। ये कथन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ये कथन क्या है? मेरे साथ एक बार बोलना कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की जिन 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये क्या है? समान अनुपात में इसको क्या करती है? बांटती है। ये प्रमेय का ये जो कथन है आप लोगों से ये कथन बन जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद किसी भी प्रमेय को जब क्या किया जाता है? हल किया जाता है, तो सबसे पहले उसका कथन पढ़ करके क्या बनाई जाती है? उसकी आकृति तैयार की जाती है। पहला आपका स्टेप जो आता है वो आकृति। ये हम मन से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये कहाँ से बनेगी? आकृति। कथन के अनुसार हमको क्या कर देना? आकृति बना देना। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ से क्या जाएगा इसका? अब हम इसको क्या कर रहे हैं? हल में यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर 1 डालेंगे। अभी तक कोई नंबर 1 नहीं डालता, आकृति को नंबर 1 नहीं देता, परंतु आकृति में भी क्या रहते हैं? नंबर रहते हैं। आया समझ में? प्रमेय में अंक का विभाजन रहता है, आकृति में भी आपको नंबर मिलेंगे। तो इस कारण से हम सबसे पहला जो स्टेप हम तय करेंगे नंबर 1 डाल के क्या लिख देंगे? यहाँ पर आकृति। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? आकृति। अब ये जो आकृति है, ये आकृति हम मन से नहीं बनाएंगे। ये आकृति हम कहाँ से बनाएंगे? इसके कथन से आकृति तैयार होगी। देखिए पहला स्टेप इसका क्या कहता है? किसी त्रिभुज में, मतलब हमको एक त्रिभुज बना लेना है। ये त्रिभुज की कोई नाप नहीं होगी। हम अपने मन से एक त्रिभुज स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। ये हमारे पास ये एक त्रिभुज है, क्लियर है ना। इस त्रिभुज में इस कोण का नाम हम क्या देंगे? ए। इस कोण का नाम हम क्या दे देंगे? बी। और इस कोण का नाम हम क्या दे देंगे? सी।
तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, एक ये त्रिभुज ABC हो। ठीक है, फिर आगे बढ़े कथन में। कथन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में, हमने त्रिभुज की रचना कर लिया, ठीक है, किसी भुजा के समांतर, इस त्रिभुज में आपको 3 भुजाएं दिख रही है ना। एक भुजा कौन सी दिख रही है आपको, AB, दूसरी भुजा कौन सी दिख रही है आपको, BC, और तीसरी भुजा कौन सी दिख रही है आपको, CA। इसमें कोई एक भुजा के समांतर, हम वो एक भुजा हम क्या मान लेते हैं, BC के समांतर यहाँ पर ये जो रेखा है, इस रेखा को हम क्या नाम देते हैं, L रेखा। BC भुजा के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, L रेखा। अब ये जो L रेखा देखना, खींची गई रेखा, ठीक है ना, उस त्रिभुज की जिन 2 भुजाओं को, कौन सी भुजा कहला गई, एक भुजा AB को किस बिंदु पर काट रही है, ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर E नहीं, इसको क्या मान लेते हैं हम, ये जो आएगा इसको हम मान लेते हैं कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये जो बिंदु आएगा आपका, ये बिंदु क्या कहना जाएगा यहाँ से, D। और यहाँ पर AC भुजा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो बिंदु है, कौन कौन से बिंदु आपके, D और E। बहुत अच्छे से समझना, पूरा ध्यान अर्जुन की तरफ इधर ही केंद्रित कर देना है आप लोग, है ना, क्योंकि ये बहुमूल्य समय आप लोग दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण समय दे रहा है। और ये जो समय है ना, ये आप मेरे लिए ये समय नहीं दे रहे, आप अपने आप के लिए समय दे रहे हो, आप अपने भविष्य के लिए समय दे रहे हो। इसलिए सारी चीजें इधर उधर, ये पंखे वगैरह को ना देख करके, आप भगवान जी की तरफ भी ना देख करके, आप सिर्फ और सिर्फ इधर ध्यान दीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% एक बार में आपसे बन जाएगा, परंतु जब आप ध्यान दोगे तब। यहाँ पर देखना, ये जो बिंदु है, ये जो रेखा है, AB भुजा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, D बिंदु पर, और AC भुजा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, E बिंदु पर, है ना। तो ये जो बिंदु है D और E, इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें, ये हमको सिद्ध करना है। ये हो गया, कथन के अनुसार हमने क्या बना लिया, आकृति तैयार कर लिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप इसका क्या आता है, देख लीजिए, नंबर 2 में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर दिया है, या इसी को हम लिख सकते हैं ज्ञात। क्या दिया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ से बताइए क्या दिया है। यहाँ पर जो हमने जो आकृति बनाया है ना, इस आकृति में जैसा हमने बनाया उसको सामने लिख लीजिएगा। तो दिया हमें क्या जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC समांतर ये क्या है, L है, या BC भुजा के समांतर L रेखा खींची गई है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते, यह रेखा L, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यह रेखा क्या हो जाएगा आपका L, भुजा काय को, भुजा AB को किस बिंदु पर, बिंदु D पर, तथा ये क्या हो जाएगा आपका, भुजा काय को AC को किस बिंदु पर, बिंदु, है ना, E पर क्या करती है, ये E पर प्रतिच्छेद करती है, E पर ये क्या हो जाएगा आपका, प्रतिच्छेद करती। बस इतना ही आपका दिया हुआ है। हमने जितना कथन के अनुसार हमने जो आकृति बनाया, उस आकृति को हम दर्शा देंगे कि क्या दिया हुआ है। देख लीजिए, हमने सबसे पहले क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। कौन सा त्रिभुज बनाया, ABC बनाया, जिसमें BC के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, L रेखा है। ये जो L रेखा है, AB भुजा को किस बिंदु पर, D बिंदु पर, तथा AC भुजा को किस बिंदु पर, E बिंदु पर ये क्या करती है, क्लियर बन जाएगा ना इतना। अब इसका तीसरा स्टेप आता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना। अब तीसरा स्टेप क्या आता है इसका, देख लीजिए, नंबर 3 में हमें ज्ञात करना है, लिख सकते हैं हम, या हमको सिद्ध करना है, लिख सकते हैं। यहाँ सिद्ध करना है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, लिख सकते हैं। क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो बिंदु है, इन भुजाओं को समान अनुपात में, है ना, समान अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन भुजा का पहला अनुपात क्या आ जाएगा, AD अनुपात, यानी क्या कहला गया आपका, बटे, ठीक है। दूसरा अनुपात क्या मिल जाएगा, DB, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। इस भुजा का पहला अनुपात, पहला भाग क्या मिल जाएगा, AE,
और अनुपात यानी क्या हो गया आपका बटे, दूसरा क्या हो जाएगा आपका इसी, ये कहला गया भुजाओं का समानुपात कहला गया। आपने रेशो पढ़ा होगा, अनुपात आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए आप A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसको क्या पढ़ा जाएगा हिंदी में, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे दो राशियों समान राशियों के बीच की तुलना को क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। जब दो समान राशियों के बीच में तुलना की जाती है तो उस तुलना को गणित की भाषा में, गणित की लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है, अनुपात के नाम से जाना जाता है। और अनुपात को ये दो बिंदु से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसका मतलब होता है तुलना, जिसका मतलब होता है बटे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको अनुपात के रूप में, A बटे क्या हो जाएगा B, पढ़ा क्या जाएगा इसको A अनुपात B। फिर समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर कहा जाएगा। ये जो चार चिन्ह है इसको समानुपात कहा जाता है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जब दो अनुपातों की आपस में तुलना होती है, ठीक है ना, तो जो समानुपात होता है वो क्या कहलाता है, बराबर कहलाता है, बराबर का चिन्ह कहलाता है। फिर ये क्या जाएगा आपका C बटे क्या हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो बिंदु D है ये भुजा AB को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। या बराबर भागों से तात्पर्य जितना ये है उतना ये है। AD अनुपात क्या हो जाएगा DB, और समानुपात का मतलब क्या हो गया, बराबर, AE अनुपात क्या हो जाएगा EC। तो ये क्या कहला गया, AD अनुपात DB समानुपात AE अनुपात EC कहला जाएगा। समान अनुपात में विभाजित करके इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसके बाद प्रमेय पर एक और क्या आ जाता है आपका, प्रमेय पर ये आता है कि यदि अतिरिक्त रचना करने, इतना से तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे इस प्रमेय को, आया समझ, केवल इतनी रचना से हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, किसी भी प्रमेय को कई बार क्या होता है, रचना करने के लिए दिया रहता है और कई बार रचना करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती और प्रमेय सिद्ध हो जाता है। बट इस प्रमेय में क्या है, हमको रचना करने की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ भी हमको लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रमेय आपका क्या होगा, सिद्ध होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखना इसका जो चौथा स्टेप आता है वो चौथा क्या जाएगा आपका, देख लीजिए आप, चौथा जो स्टेप आएगा वो क्या जाएगा, रचना। और जब भी प्रमेय की क्या की जाती है, रचना की जाती है, तो उसको डैश 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 से प्रदर्शित किया जाता है। अब रचना में हम क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, E से F, मैं यहाँ पे दूसरे उससे दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका E से F, हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। किस भुजा पर लंब डाले हम, AB भुजा या AD भुजा, और दूसरा लंब हम यहाँ से डाल देंगे। वो लंब क्या है, यहाँ से D से ये क्या हो जाएगा आपका N, DL। ये किस भुजा पर लंब कहला गया, AC भुजा पर लंब कहला। तो इसको हम लिख लेंगे, जो दिया है उसको हम लिखेंगे, वो रचना में हम लिखेंगे। हमने क्या किया यहाँ से, यहाँ से लिखे EF लंब, कौन सी भुजा पर है ये, AB, एवं दूसरा क्या आ जाएगा आपका DN लंब, दूसरा ये क्या हो जाएगा, DN लंब, किस भुजा पर हो जाएगा, AC। हमने क्या किया यहाँ पर, खींचा है ना, हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि EF लंब AC भुजा खींचा और DN लंब हमने AC भुजा पर खींचा। लंब हमेशा कितने अंश का आता है, 90 अंश का आता है ना, इस कारण से हमने यहाँ पर समकोण का हमने ये चिन्ह बनाया। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बिंदु B को हम किससे मिला देंगे, E से, और बिंदु D को हम किससे मिला देंगे, C से मिला। तो लिख लीजिए, हमने जो बनाया उसको लिख दिए, खींचा एवं B को कैसे, B को E से, तथा D को कैसे, D को C से क्या कर दिया, मिलाया। हो गया ये मिलाया, बस इतनी ये क्या कहला गई, इसकी क्या कहला गई, ये रचना कहला गई। हमने क्या किया, EF लंब AB भुजा खींचा, DN लंब AC भुजा खींचा, B को हमने E से या E को B से और C को या D को मिला दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये क्या हो गई, रचना हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? बिल्कुल बन जाएगा यहाँ तक। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना, अब आता है इसका लास्ट स्टेप आता है, और वो क्या आ जाएगा आपका, ये नंबर, ये क्या है 5, नंबर 5 में ये क्या हो जाएगी, इसकी उपपत्ति। अब ये जो उपपत्ति आएगी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये जो त्रिभुज देख रहा हो, ये एक ऐसा त्रिभुज जिसका सिर है, ये सबके साथ काम देगा। ये ऑब्जेक्ट क्या है इसका, उभयनिष्ठ कहला गया। हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, ए बी ई। एवं एक और त्रिभुज क्या लेते हैं हम, इस तरफ से त्रिभुज लेंगे हम, बी डी ई, है ना, ए डी ई लिया, और यहाँ से आप देख रहे हो ना ये वाला ये जा रहा, ये जो त्रिभुज है बी डी ई, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, एवं त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, बी डी ई में। इन दोनों त्रिभुजों पर इनका क्षेत्रफलों का अनुपात देखेंगे। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ आप लोगों को गौर करना है, क्योंकि यहाँ से इस प्रमेय का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और यहीं पर जाकर के बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम ये त्रिभुज लिए, और यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए आप, क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं हम, त्रिभुज ए डी ई बटे अनुपात में ले रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा आपका बी डी ई, ये हो जाएगा बी डी ई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित क्या हो जाएगा, आधार, और गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और ऊंचाई के रूप में क्या रहता है, लंब रहता है। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना, आपकी पुस्तक में इसको और लंबा चौड़ा कर दिया गया है, परंतु मैं इसको जितना उचित है मैं वही चीज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा कहां से ली जाती है, उसके लंब से ली जाती है, ठीक है। तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, कौन से त्रिभुज की, एडीई, कहाँ है ये, एडीई, इस तरफ से ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, 1/2 गुणित आधार क्या कहला जाएगा, इस तरह है, लंब यहाँ पर EF डाला गया है ना, तो ये आधार क्या कहला जाएगा इसका, एडी आधार हो जाएगा, गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगी, किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई जो होती है वह उसकी कौन सी भुजा कहलाती है, लंब भुजा कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊंचाई में क्या है, यहाँ पर लंब क्या है, EF, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, EF बटे। क्लियर हुआ इतना? फिर देखिए गौर करिए आप, कौन से त्रिभुज पर आ जाइए आप, BD पर आइए। कहाँ है त्रिभुज BD, ये है आपका, इसमें ये देख लीजिए, ये भी क्या आ जाएगा आपका, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 गुणित, इसमें आधार भुजा कौन सी कहला रही है आप, DB, हम DB को क्या मान लेंगे यहाँ पर, आधार भुजा। और ऊंचाई, अब ये लंब नहीं है, कई लोग यहीं पे ध्यान दे, कहते हैं कि सर ये लंब होती, ये लंब नहीं है इस त्रिभुज पर, लंब भुजा कौन सी है, EF को, इसको यदि हम इस तरफ लेके आएंगे, ये यहाँ जाएगा, तो इसकी ऊंचाई हम यहाँ से तुलना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप कर देना, ये हो जाएगा आपका EF से EF कैंसिल, 1/2 से आपका ये 1/2 कैंसिल, क्या बच जाएगा हमारे पास, फिर से एक बार लिखेंगे हम, क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADE अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा ट्रायंगल BDE, है ना, इक्वल ये क्या आ जाएगा आपका AD अपॉन ये क्या हो जाएगा BD, इक्वेशन क्या हो जाएगा ये 1। पहला समीकरण आपका ये क्या हो गया, तैयार हो गया, पहला समीकरण बना करके हम क्या कर दिए, इसको छोड़ दिए। अब फिर हम इस साइड पे खड़े थे, तो आधार हमको AD दिख रहा था और आधार हमको DD दिख रहा, अब हम इस साइड ना खड़े होकर के अब हम इस साइड खड़े हो, ठीक है, और फिर लिख देते हैं हम इसी प्रकार, ये क्या हो जाएगा आपका, इसी प्रकार, कौन सा त्रिभुज मिलेगा, ADE, वही त्रिभुज है आपका, ये कॉमन है, ADE, एवं क्या आ जाएगा आपका त्रिभुज, यहां से ये क्या हो जाएगा, CDE या DCE, कुछ भी बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा आपका CD, ये क्या हो जाएगा CD त्रिभुज हो जाएगा CDE में। इन दोनों त्रिभुजों में
फिर वही क्षेत्रफलों का अनुपात देख लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, क्षेत्रफलों का अनुपात में क्या लिख देंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा आपका सी डी ई, यानी त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2। आधार भुजा आप क्या कहलाएगी, इस तरह में हम आधार भुजा क्या कहला जाएगी, एई, ये हो जाएगी आपकी एई गुणित लंब भुजा क्या है, अब लंब यहाँ से ये क्या जाएगा एनडी या डीएन लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एन बटे ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। इस त्रिभुज पर देखो आधार भुजा क्या हो जाएगी आपकी ईसी हो जाएगी, ठीक है ना, ईसी, और लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर डीएन, डीएन से डीएन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई बटे ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा त्रिभुज ये क्या हो जाएगा आपका सी डी ई बराबर ये हो जाएगा ए ई बटे ये क्या हो जाएगा ई सी। इसको हम समीकरण क्या दे देंगे 2 दे देंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ तक तो बिल्कुल बन जाएगा आप लोगों से। अब थोड़ा सा यहाँ टर्निंग पॉइंट ये आ रहा है, क्योंकि ये जो भुजा है आपकी डीई भुजा देख रहे हैं ना, इन दोनों त्रिभुजों के लिए ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा, और जब ये दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है और ये क्या है डीई समांतर ये क्या है बीसी है, तो इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे वो क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ से लिख दूं, इधर मिटा दूं ना, लिख तो लिए हो आप लोग है ना इसको, तो यहाँ से देख लीजिए आप, लिख लिए हो है ना, तो यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से यह जाएगा आपका एक पर रुक जाएगा लिखने है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, देखो जरा इन दोनों त्रिभुजों पर गौर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है डीई जो भुजा है ये क्या है उभयनिष्ठ है, ठीक है, और डीई समांतर किसके है बीसी है, तो इस कारण से ये जो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बना हुआ इनका जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा बराबर है ना। तब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, हम लिखेंगे क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहे हैं आप बीडीई, ये किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, ये त्रिभुज किसके सीडीई के बराबर होगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ से ये डीई भुजा है, ये इस त्रिभुज के लिए भी ये भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी ये भुजा, ये भुजा है और ये क्या है बीसी के क्या है समांतर है, तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बना हुआ इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो आपस में कैसा होता है बराबर होता है। जब कोई एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और वह समांतर भुजाओं से बना हुआ जो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बना हुआ जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बीडीई और सीडीई का जो क्षेत्रफल है ये वाला भाग और ये वाला भाग ये आपस में कैसा होगा बराबर है। तो हम या तो आप समीकरण 1 में बीडीई की जगह आप सीडीई लिख सकते हैं, या समीकरण 2 में सीडीई की जगह आप बीडीई लिख सकते हैं, दो में से किसी एक की जगह तब हम लिख सकते हैं। तब समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज ये क्या जाएगा एडीई बटे ये क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज, अब बीडीई के स्थान पर हम क्या कर देते हैं सीडीई बराबर ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 में देख लीजिए एडी बटे ये क्या हो जाएगा आपका डीबी, इसको हम समीकरण क्या दे देंगे 3 दे, और फिर अब क्या कर देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 एवं 3 की तुलना करने पर, अब यहाँ पर हम लिख देंगे, मिटा दो इसको, यहाँ पर समीकरण 2 एवं 3 की क्या करने पर तुलना करने पर, यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 एवं 3 की तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 की
तुलना करने पर कर दीजिए आप। इसकी तुलना करेंगे तो आप देख रहे हो तुलना में इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का एक सा है कि नहीं, ये बताइए। तो इनके राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर। और ये क्या हो जाएगा आपका AD बटे DB बराबर AE बटे ये क्या हो जाएगा आपका EC। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर हुआ, बन जाएगा। एक बार आप अपनी मन की आंखें खोल लीजिए, एक बार आप अपने आप को समय दे दीजिए। जो व्यक्ति अपने आप को समय दिया वह व्यक्ति आगे बढ़ गया, और जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं दिया वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ समय की डिमांड है, समय की मांग। समय को यदि आप आज पहचानोगे तो कल समय आपको पहचानेगा। समय की इज्जत यदि आप करोगे तो कल समय आपकी इज्जत करेगा। नहीं तो जिंदगी की इस भीड़ में समय आपको वो लताड़ मारेगा, यदि आपने समय को नहीं पहचाना कहाँ छिटक जाओगे पता ही नहीं चलेगा। आ रहा समझ में? क्लियर? ये प्रमेय बन जाएगा ये। चलिए लिख लीजिए।